आज की क्लास में हम राज्य विधानसभा की विधायी प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हो विधानसभा के द्वारा कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इसमें विधायी प्रक्रिया जो विधि निर्माण से संबंधित होती है, वित्तीय प्रक्रिया जो बजट से संबंधित होती है, निर्वाचन संबंधी कार्य भी किए जाते हैं तथा विधानसभा के द्वारा कार्यपालिकीय कार्य भी किए जाते हैं, जिसमें सदस्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं, नोटिस दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से विधानसभा सरकार को नियंत्रण में रखने का कार्य करती है। तो आज हम विधानसभा की विधायी प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा के द्वारा विधि का निर्माण कैसे होता है और विधि निर्माण की प्रक्रिया में कौन कौन से चरण आते हैं, कैसे विधि का निर्माण किया जाता है। तो विधि निर्माण करने से पहले हम 2-3 चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक तो विधेयक क्या होता है, यानी बिल क्या होता है, और विधि यानी अधिनियम या एक्ट क्या होता है, तथा दूसरी बात ये जानेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है। पहले हम इसको एक मॉडल के रूप में देखेंगे, फिर विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जानने का कोशिश करते हैं कि विधेयक क्या होता है, विधेयक या बिल क्या होता है। विधेयक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं। और दूसरी तरफ आता है एक्ट या अधिनियम। अधिनियम बोल सकते हैं, विधि बोल सकते हैं या कानून बोल सकते हैं, और इसको एक्ट भी बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं या लॉ बोलते हैं। तो पहले तो इन दोनों के डिफरेंस को हम जानेंगे कि विधि तो क्या होती है और विधेयक क्या होता है। सरकार के द्वारा विधि निर्माण करने हेतु जो प्रस्ताव लाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं। यानी विधि निर्माण का जो प्रस्ताव होता है ना, विधि निर्माण हेतु लाए जाने वाला प्रस्ताव, विधि निर्माण के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं या बिल बोलते हैं। भाई सरकार के द्वारा कोई भी विधि निर्माण का जो प्रस्ताव आता है, जैसे पर्यावरण संरक्षण के बारे में विधि बनाने हेतु कोई प्रस्ताव आ रहा है तो वो विधेयक कहलाएगा। चिकित्सा के बारे में विधि निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव आ रहा है तो वो विधेयक कहलाता है। यानी विधि निर्माण करने हेतु जो प्रस्ताव लाते हैं ना, उस प्रस्ताव को क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं। और उस विधेयक को या उस प्रस्ताव को विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं। उस विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा से पारित होने के बाद में वो विधेयक या बिल राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर देता है। तो हस्ताक्षर करने के बाद में वो विधेयक एक्ट या अधिनियम या विधि बन जाता है। तो विधेयक का तो मतलब हो गया विधि निर्माण करने हेतु जो प्रस्ताव लाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं। तो एक विधेयक को देखते हैं अपन मॉडल रूप में कैसे होता है। तो ये मान लीजिए विधानसभा है, विधानसभा है। फिर तो इस विधानसभा में क्या आएगा, पहले एक विधि निर्माण करने का प्रस्ताव आएगा। और ये प्रस्ताव लाएगा कौन, या तो किसी मंत्री के द्वारा लाया जाता है या फिर किसी विधानसभा के सदस्य के द्वारा लाया जाता है। भाई विधि निर्माण करने का जो प्रस्ताव होता है ना, वो या तो कोई मंत्री लाएगा या फिर कोई विधानसभा का सदस्य प्रस्ताव लाएगा। तो विधि निर्माण करने हेतु विधानसभा में जो प्रस्ताव लाया जाता है ना, इस प्रस्ताव को क्या बोलते हैं, विधेयक या बिल बोलते हैं। विधि निर्माण करने के प्रस्ताव को क्या बोलते हैं, विधेयक या बिल बोलते हैं। और ये कहाँ लाया जाता है, विधानसभा में लाया जाता है। और विधानसभा में कौन ला सकता है, या तो कोई मंत्री ला सकता है या फिर विधानसभा का कोई भी सदस्य ला सकता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या फिर वो विपक्ष का हो। यानी विधानसभा के जो भी सदस्य हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति विधि निर्माण करने का प्रस्ताव विधानसभा में ला सकता है, उसको क्या बोल देंगे, विधेयक बोल देंगे। इतनी बात हो गई। फिर ये जो प्रस्ताव आता है ये विधानसभा में आता है, विधानसभा से इसको सामान्य बहुमत से पारित करवाया जाता है। और विधानसभा से ये पारित होने के बाद में किसके पास जाएगा,
राज्यपाल के पास जाता है। और राज्यपाल क्या कार्यवाही करता है, या तो इस पर हस्ताक्षर कर देता है, या वो मना कर देता है, या वापस भेज देता है। तो मान लीजिए राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर कर देता है, तो हस्ताक्षर कर देगा तो ये जो विधेयक होगा ये क्या बन जाएगा, राज्यपाल के हस्ताक्षर करते ही ये विधेयक क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब विधि निर्माण करने हेतु जो प्रस्ताव लाया गया था विधानसभा में, ये राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही क्या बन जाता है, राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही ये क्या बन जाता है, ये एक्ट या कानून बन जाता है। और जब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक ये क्या कहलाता है, विधेयक कहलाता है। तो विधि निर्माण करने का जो प्रस्ताव यहाँ विधानसभा में आता है, राज्यपाल के पास पड़ा रहता है, यहां तक तो ये क्या कहलाता है, विधेयक या बिल कहलाता है। और जो ही राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं ये विधेयक किस में बदल जाता है, कानून के अंतर्गत बदल जाता है। और कानून में कब बदलेगा, राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद में ये कानून में बदल जाता है। तो विधेयक क्या होता है और कानून क्या होता है, यहाँ आपके समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात जिसको हम पढ़ेंगे, विधि निर्माण की प्रक्रिया, वो शॉर्ट में यहाँ ऐसे चलेगी। पहले विधेयक कहाँ आएगा, विधानसभा में आएगा, या विधान परिषद है तो उसमें भी ला सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कौन सा विधेयक विधान परिषद में आएगा, कौन सा विधानसभा में आएगा, उसकी हम अभी चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब है पहले प्रस्ताव सदन में आता है, सदन से राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करता है। तो ये सारी प्रक्रिया कानून निर्माण करने की है, जिसको हम आगे विस्तृत रूप से देखेंगे। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि विधेयक क्या होता है और विधि क्या होती है। अब हम विधेयकों के प्रकार देखेंगे कि विधेयक कितने प्रकार हैं। तो विधेयकों का पहला प्रकार तो इस आधार पर निर्धारित होता है कि विधेयक को या जो प्रस्ताव है कानून निर्माण करने का, उसको विधानसभा में कौन प्रस्तुत कर रहा है। अगर इस विधेयक को मंत्री प्रस्तुत कर रहा है ना, तो मंत्री प्रस्तुत करता है तो ये विधेयक क्या कहलाता है, सरकारी विधेयक कहलाता है। भाई यहाँ हमने आपको बताया ना कि मंत्री भी ला सकता है विधेयक को और कोई सदस्य भी ला सकता है। अगर मंत्री प्रस्तुत करता है तो इस विधेयक को क्या कह देंगे, अगर मंत्री के द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो इस विधेयक को सरकारी विधेयक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकारी विधेयक। और अगर किसी विधानसभा के सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, या यूं बोल दो किसी विधायक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, विधेयक को गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। तो पहला विधेयकों का जो अंतर हुआ, पहला जो वर्गीकरण हुआ, वो तो विधेयक के प्रस्तुतिकरण के आधार पर हो जाता है। अगर मंत्री प्रस्तुत करता है, जैसे राजस्थान की विधानसभा में 30 मंत्री हो सकते हैं, तो 30 मंत्रियों में से कोई भी मंत्री प्रस्तुत करेगा ना विधेयक को, यहाँ पे विधानसभा में लाएगा, तो वो सरकारी विधेयक होता है। और 30 के अलावा 170 जो विधायक बच जाते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, उनमें से अगर कोई सदस्य विधेयक लेकर आता तो उसको क्या बोलेंगे, गैर सरकारी विधेयक। तो पहला जो विधेयक का वर्गीकरण है वो तो प्रस्तुतिकरण के आधार पर हो गया। दूसरा जो विधेयकों का वर्गीकरण हम देखेंगे वो विधेयक की विषय वस्तु और विधेयक के पारित करवाने की प्रक्रिया पर आधारित है। तो दूसरा वर्गीकरण देखिए विधेयकों का, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। विधेयकों का प्रकार, विधेयक या बिल के प्रकार। तो विधेयकों को वर्गीकृत करने का दूसरा क्या आधार है, दूसरा किस आधार पर करेंगे, पहला तो करेंगे विधेयक की विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर, और दूसरा आधार है विधेयकों के वर्गीकरण का विधेयक को पारित करवाने की प्रक्रिया। तो विधेयक के अंदर क्या चीज है और उसको कैसे पारित करवाया जाएगा, इस आधार पर विधेयकों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो हो गया सामान्य विधेयक, पहला तो क्या हो गया, सामान्य विधेयक। दूसरा विधेयक है धन विधेयक, विधेयक का दूसरा प्रकार क्या होता है, धन विधेयक। तीसरा प्रकार है वित्तीय विधेयक,
वित्तीय विधेयक। और चौथा प्रकार है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक। अब ये विधेयकों को हमने 4 भागों में बांटा है ना, तो बांटने का आधार क्या है भाई? बांटने का आधार ये 2 चीजें हैं। इन सभी विधेयकों के जो अंदर विषय वस्तु होती है वो अलग अलग होती है। जैसे धन विधेयक होता है, या इसको मनी बिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनी बिल। तो आप अंदाज लगा सकते हो ये किससे संबंधित है। मनी का मतलब क्या होता है? पैसे। पैसे से संबंधित है ये। पैसे से संबंधित जो विधेयक होता है, या लोक व्यय से संबंधित होता है, यानी पैसे के व्यय से संबंधित हो सकता है। पैसे से संबंधित हो सकता है, लोक व्यय से संबंधित होता है, कर लगाने से संबंधित होता है, यानी जिसमें पैसे का मामला हो वो विधेयक धन विधेयक होता है, मनी बिल कहलाता है। और दूसरा जो विधेयक होता है वित्तीय विधेयक, इसमें पैसे का मामला भी होता है और साथ में कुछ प्रशासनिक विषय भी हो सकते हैं। जो वित्तीय विधेयक होता है उसमें पैसा यानी धन और प्रशासन के विषय होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वित्तीय विधेयक बोलते हैं। और चौथे प्रकार का जो विधेयक है संविधान संशोधन विधेयक। ये नाम से ही आपको स्पष्ट लग रहा है कि संविधान के किसी भाग में, अनुच्छेद में, अनुसूची में परिवर्तन करने का जो विधेयक होता है, परिवर्तन करने से संबंधित जिसमें विषय होते हैं, वो संविधान संशोधन विधेयक कहलाता है। भाई परिवर्तन का मतलब संविधान से कुछ चीजों को हटा भी सकते हैं, संविधान में कुछ चीजें जोड़ भी सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? संविधान के संशोधन से संबंधित विधेयक को संविधान संशोधन विधेयक बोलते हैं। तो इसमें क्या विषय होता है? संविधान में परिवर्तन संबंधी विषय होते हैं। संविधान में परिवर्तन से संबंधित विषय होते हैं। तो और पहले प्रकार का जो विधेयक होता है सामान्य विधेयक, इस विधेयक में इन तीनों में जो चीजें हैं, तीनों की विषय वस्तु को छोड़ने के बाद में जो विषय बचते हैं वो सारे सामान्य विधेयक होते हैं, जिसमें प्रशासन, सामान्य प्रशासन से संबंधित विषय रखे जाते हैं। सामान्य प्रशासन से संबंधित विषय होते हैं, यानी सामान्य जो विधेयक होता है उसमें पैसे का मामला नहीं होता, व्यय का मामला नहीं होता, करों का मामला नहीं होता है, संविधान में संशोधन का मामला नहीं होता है, बाकी सारे विषय इसमें होते हैं। तो ये 4 विधेयक हो गए, इनकी विषय वस्तु हो गई। दूसरा इनके बांटने का आधार इनके पारित करवाने की प्रक्रिया है। तो हम यहाँ पे राज्य विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो संविधान संशोधन विधेयक कभी भी राज्य विधानसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारत में संविधान संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो संविधान संशोधन विधेयक पहले या तो राज्यसभा में आएगा या विधानसभा में या लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। ये कभी भी विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। हाँ, कुछ संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जो आधे राज्यों की विधानसभाओं से समर्थित, अनुमोदित होते हैं। और संविधान संशोधन विधेयक के प्रावधान अनुच्छेद 368 में दिए हुए हैं। सामान्य जो विधेयक है राज्यों से संबंधित, भाई केंद्र में भी ये सारे विधेयक होते हैं, राज्यों में भी ये विधेयक होते हैं। तो राज्यों का जो सामान्य विधेयक है इसके प्रावधान अनुच्छेद 196 में दे रखे हैं, है ना। अनुच्छेद 196 में इसके प्रावधान है। और इसकी प्रक्रिया देखें तो सामान्य विधेयक विधानसभा में भी पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, या किसी राज्य में विधान परिषद है तो वहां भी ये प्रस्तुत किया जा सकता है। सामान्य विधेयक चाहे तो आप विधानसभा में प्रस्तुत कर दो, और चाहे आप अगर कहीं विधान परिषद है तो विधान परिषद में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, या विधानसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर किसी राज्य में विधानसभा ही है, केवल ही विधानसभा है, तो फिर ये कहाँ आएगा? पहले विधानसभा में ही आएगा। लेकिन विधान परिषद भी है तो उसमें भी इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा जो धन विधेयक है, इसके प्रावधान राज्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 198 और 199 में
किए गए हैं। 198 में धन विधेयक की प्रक्रिया दी गई है। 199 में धन विधेयक की विषय वस्तु दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा राज्यों के संबंध में दी हुई है। धन विधेयक हमेशा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। हमेशा कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? विधानसभा में। अगर किसी राज्य में विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, तो धन विधेयक हमेशा किस में आएगा? विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? हमेशा विधानसभा में। और तीसरे प्रकार का विधेयक है वित्तीय विधेयक। इसके प्रावधान अनुच्छेद 207 में दे रखे हैं। और वित्तीय जो विधेयक होता है ये दो प्रकार का होता है। पहले प्रकार का जो वित्तीय विधेयक होता है, फाइनेंशियल बिल होता है, ये विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, सिर्फ विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और दूसरे प्रकार का जो वित्तीय विधेयक होता है वो चाहे विधानसभा में प्रस्तुत कर दो पहले, या किसी राज्य में विधान परिषद है तो वहां भी ये पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। और संविधान संशोधन विधेयक तो विधानसभाओं में पहले प्रस्तुत किया ही नहीं जाएगा, पहले संसद में आएगा। संसद से जरूरी पड़ी तो विधानसभाओं में ये अनुमोदन के लिए आता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के विधेयक होते हैं जिनकी विषय वस्तु और पारित करवाने की, प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अलग अलग है। आज हम जिस विधेयक पर चर्चा करेंगे, विधि निर्माण की बात करेंगे, वो सामान्य विधेयक से संबंधित है। ठीक है, आज किसकी चर्चा करेंगे? सामान्य विधेयक का निर्माण कैसे होता है, सामान्य विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, उस पर कौन से बहुमत से वो पारित होता है, और पारित होने के बाद में वो राज्यपाल के पास जाता है तो वहाँ राज्यपाल के पास उसके लिए क्या ऑप्शन है, क्या राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के लिए भेजेगा तो क्यों भेजेगा, राष्ट्रपति उस पर क्या स्टेप ले सकता है, इन्हीं बातों की हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये चारों विधेयक आपके समझ में आ गए होंगे। वित्तीय विधेयक को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल बिल। इससे मिलता जुलता एक नाम और आपको मिलेगा जो बजट के अंतर्गत मिलता है। भाई बजट में भी एक वित्त विधेयक होता है, बजट में जो वित्त विधेयक होता है उसको बोलते हैं फाइनेंस बिल, और यहाँ पे जो बिल है ना उसको बोलते हैं फाइनेंशियल बिल। दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग होते हैं। हिंदी का नाम तो एक जैसा ही लिखा हुआ होता है, लेकिन अंग्रेजी का जो नाम है दोनों का वो अलग अलग है। यहाँ पे जो 207 में जो बिल दिया हुआ है ना अनुच्छेद में, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल बिल, और बजट के अंतर्गत जो वित्त विधेयक होता है उसको बोलते हैं फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल का प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 207 में फाइनेंशियल बिल के प्रावधान दिए गए हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं विधि का निर्माण, विधि का कैसे निर्माण होता है, या संसद में, विधानसभा में विधायी प्रक्रिया कैसे चलती है। तो पहली बात तो ये है कि विधि निर्माण करने का कार्य किसका होता है? विधि निर्माण करने का कार्य सरकार के कौन से अंग का होता है? भाई सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इन तीनों अंगों में से विधि निर्माण करने का कार्य किसका होता है? तो उत्तर है विधानसभा का होता है। इसका मतलब विधानसभा विधि निर्माण करेगी। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो विधि निर्माण करने की प्रक्रिया मंत्रिमंडल से शुरू होती है। अब ये इतनी गड़बड़ इसलिए होती है क्योंकि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है, क्योंकि हमारे यहाँ पे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में आपस में सहयोग और सामंजस्य पाया जाता है। विधि निर्माण करने का कार्य तो विधानसभा का ही है, व्यवस्थापिका का ही है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कार्यपालिका से शुरुआत होती है। तो आइए देखते हैं इसकी अनौपचारिक शुरुआत कैसे होती है, फिर ये सदन में क्या क्या कार्यवाही होती है। तो पहले देखते हैं अनौपचारिक प्रक्रिया। तो किसी भी विषय पर विधि निर्माण करने के लिए सबसे पहले उसका विषय मंत्रिमंडल में आता है। भाई आपको किसी भी विषय पर विधि का निर्माण करना है तो उस विषय का प्रस्ताव कहाँ पर आता है? मंत्रिमंडल में आता है। और मंत्रिमंडल में अगर निर्णय हो जाता है, सहमति बन जाती है कि इस विषय पर विधि का निर्माण करना है, तो मंत्रिमंडल में जिस विभाग से संबंधित वो विधि का निर्माण होना है, उस मंत्री को उस
विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कह दिया जाता है। जैसे मान लीजिए पर्यावरण से संबंधित कोई विधि का निर्माण करना है, तो मंत्रिमंडल पर्यावरण मंत्री को कह देगा कि आप ड्राफ्ट तैयार कर लो, आप क्या तैयार कर लो, इसका प्रारूप तैयार कर लो। तो जो पर्यावरण मंत्री होगा वो उसका ड्राफ्ट तैयार कर लेगा। पर्यावरण मंत्री उस ड्राफ्ट को कानून मंत्री को दिखाएगा कि इसमें कोई कानूनी बाध्यता तो नहीं है, ये विधेयक न्यायालय में तो नहीं चला जाएगा कानून बनने के बाद में। तो कानून मंत्री देख लेता है कि उसमें कोई समस्या नहीं है, तो फिर वो विधेयक इस मंत्री के द्वारा संसदीय कार्य मंत्री के पास जाता है। तो ये मंत्री उस विधेयक को, यानी पर्यावरण मंत्री उस विधेयक को संसदीय कार्य मंत्री के पास क्यों ले जाता है? क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री ही उस विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने की तारीख और समय विधानसभा के अध्यक्ष से पूछता है। क्योंकि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, वो संसदीय कार्य मंत्री से परामर्श करके ही विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। इसलिए ये विधेयक इस मंत्री से कहा जाएगा, फिर जो संसदीय कार्य मंत्री है, संसदीय कार्य मंत्री के पास जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री इस विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने का समय और तारीख पूछेगा। किससे पूछेगा? समय और दिनांक किससे पूछेगा? विधानसभा के स्पीकर से पूछता है। और विधानसभा का स्पीकर क्या बताता है इसको कि भाई इस तारीख को और इतने बजे आप विधानसभा में इस विधेयक को प्रस्तुत कर देना। तो ये फिर इस मंत्री को बता देता है कि भाई फलानी तारीख को इतने बजे आपको विधेयक प्रस्तुत करना है। ये जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, ये सारी विधानसभा से बाहर चलती है। सारी प्रक्रिया कहाँ चलती है? अनौपचारिक चलती है, बाहर चलती है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी विधि निर्माण करने का प्रस्ताव पहले कहाँ आता है? मंत्रिमंडल में आता है। मंत्रिमंडल से अनुमोदन होने के बाद में उस प्रस्ताव के लिए मंत्री के द्वारा प्रारूप का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया विधानसभा से बाहर चलती है। अब हम बात करेंगे कि किसी भी विधि निर्माण के दौरान सदन में क्या कार्यवाही होती है। सदन का मतलब यहाँ पर विधानसभा समझ लीजिए, है ना। सदन का मतलब क्या है कि विधानसभा में क्या होता है, जब विधानसभा के द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है, कानून का निर्माण किया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि विधायी प्रक्रिया विधानसभा में कैसे कार्य करती है। तो विधानसभा में किसी भी कानून को निर्माण करने के लिए 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। विधानसभा में किसी भी कानून को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है, जिनको क्या नाम देते हैं हमें? प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। इन 3 चरणों से कोई विधेयक गुजरकर ही वो विधि के रूप में हमारे सामने आता है। तो आइए देखते हैं पहले चरण में क्या होता है। तो जिस मंत्री ने ड्राफ्ट का निर्माण किया है, जिस मंत्री को समय और तारीख मिल गई है स्पीकर के माध्यम से कि आपको फलानी तारीख को विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत करना है, वो मंत्री क्या करता है? विधानसभा में विधेयक को प्रस्तुत करता है। वो मंत्री क्या करता है? विधेयक को प्रस्तुत करता है। तो प्रथम वाचन में क्या होता है? विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है। विधेयक का प्रस्तुतिकरण। प्रथम वाचन में विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है। प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या होता है कि जो मंत्री विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करना चाहता है, वो विधानसभा के अध्यक्ष से अनुमति लेता है कि स्पीकर महोदय, मैं ये विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो जो स्पीकर होता है उसको अनुमति देता है। तो वो सदस्य अपनी सीट पर खड़े होकर जो विधेयक उसने प्रारूप बनाया उसका शीर्षक और उसका उद्देश्य, कि उसका नाम तो क्या है विधेयक का और वो विधेयक क्यों लाया गया है, वो दोनों पढ़कर रख देता है सदन के पटल पर। उसको क्या बोलते हैं? प्रस्तुतिकरण बोलते हैं। तो विधानसभा में विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए स्पीकर की अनुमति लेनी पड़ती है। अनुमति लेने के बाद में सदस्य क्या करता है? विधेयक का शीर्षक बताता है और साथ में क्या बताता है? उसके विधेयक के उद्देश्य बताता है। बस ये 2 ही काम करता है, बाकी कोई काम नहीं करता है। और ये काम किसके माध्यम से करेगा? स्पीकर से अनुमति लेने के बाद में।
और ये दोनों काम करने के बाद में क्या करवाया जाता है, उस विधेयक को राजपत्र में प्रकाशित करवा दिया जाता है, गजट में उसको प्रकाशित करवा दिया जाता है। तो पहला काम तो विधेयक के शीर्षक और उद्देश्य बताता है विधानसभा के स्पीकर की अनुमति से, जिसको क्या बोलते हैं, विधेयक का प्रस्तुतिकरण बोलते हैं। और दूसरा काम क्या करवाया जाता है, विधेयक को राजपत्र में प्रकाशित करवा दिया जाता है, राजपत्र में प्रकाशित करवा दिया जाता है। तो ये तो हो गई एक कंडीशन। तो प्रथम वाचन में ये दो मुख्य काम होते हैं, विधेयक का प्रस्तुतिकरण और राजपत्र में प्रकाशित करवाना। इसको ही क्या बोलते हैं, प्रथम वाचन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है कि अगर विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले ही अगर राजपत्र में प्रकाशित करवा दिया है विधानसभा के अध्यक्ष की अनुमति से, तो फिर यहाँ राजपत्र में प्रकाशित करवाने की आवश्यकता नहीं रहती है। भाई विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले भी राजपत्र में प्रकाशित करवाया जा सकता है, वो विधानसभा के स्पीकर की अनुमति से करवाया जा सकता है। तो फिर ये दूसरा काम है, यहाँ पे नहीं होगा। तो प्रथम वाचन में दो काम होते हैं। फिर आता है द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन में देखो क्या होता है, जब राजपत्र में प्रकाशित करवा दिया जाता है तो उसके बाद में विधेयक की छपी हुई प्रतियां सदस्यों को बांट दी जाती हैं, ताकि सदस्य उस विधेयक को पढ़ सकें और बहस के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो फिर आता है द्वितीय वाचन। अब किसी भी विधेयक के निर्माण में सबसे जो महत्वपूर्ण चरण होता है वो होता है द्वितीय वाचन। क्यों होता है, क्योंकि द्वितीय वाचन के दौरान ही उस विधेयक को अंतिम रूप दिया जाएगा। विधेयक में कोई भी परिवर्तन करना है, कोई संशोधन करना है, उसमें कोई चीज जोड़नी है, कोई चीज हटानी है, वो सारी की सारी प्रक्रिया इस द्वितीय वाचन के दौरान ही होती है। जो चीज द्वितीय वाचन में जुड़ गई वो तो उसमें कानून में चली जाएगी, नहीं जुड़ी फिर उसको किसी भी स्टेज पर जोड़ा नहीं जा सकता। तो द्वितीय वाचन होता है वो विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें विधेयक को अंतिम रूप दिया जाता है। इस चरण में विधेयक को अंतिम रूप दिया जाता है और इसी चरण में विधेयक में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन भी इसी चरण में होता है, बाद में संशोधन नहीं होता है। और द्वितीय वाचन में क्या कार्यवाही होती है, द्वितीय वाचन में विधेयक पर क्या हो सकता है, एक तो सामान्य बहस होती है। क्या कार्यवाही हो सकती है, सामान्य बहस हो सकती है, यानी विधेयक पर चर्चा हो सकती है, या फिर विधेयक को किसी समिति को सौंप सकते हैं, या विधेयक को जनता के सुझाव के लिए भेज सकते हैं, विधेयक पर जनता का सुझाव ले सकते हैं। ये तीन कार्यवाही होती हैं, या तो सामान्य बहस होती है, या फिर उस विधेयक पर चर्चा के लिए कोई और दिन तय कर लेते हैं, या यहाँ पर उस पर बहस हो जाती है, या उस विधेयक पर संपूर्ण रूप से विस्तृत समीक्षा करने के लिए किसी समिति को, विधानसभा की समिति को सौंप सकते हैं। विधानसभा की जो समिति होती है जो विधेयक पर चर्चा करती है उसको क्या बोलते हैं, प्रवर समिति बोलते हैं, सिलेक्ट कमेटी बोलते हैं। या फिर जनता से सुझाव मांग सकते हैं, अखबार में दे देंगे कि भाई ये विधेयक बना रहे हैं, इस पर आप अपने सुझाव भेज दीजिए। तो समिति की रिपोर्ट भी आ जाएगी। समिति में विधानसभा के कुछ सदस्य होते हैं, वो विधेयक पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं और अपनी रिपोर्ट सदन को प्रस्तुत कर देते हैं। और जनता से अगर सुझाव मांगे तो जनता भी अपना सुझाव भेज देगी। तो समिति की रिपोर्ट और जनता के सुझावों पर फिर क्या होता है, फिर खंडवार चर्चा होती है। फिर क्या होता है, खंडवार चर्चा होती है। यानी समिति ने जो रिपोर्ट दी है, जनता के जो सुझाव आए हैं, उनके आधार पर जो विधेयक प्रस्तुत किया गया था उस पर खंडवार चर्चा होती है। यानी उस विधेयक की एक एक लाइन पर चर्चा होती है। और खंडवार चर्चा के दौरान अगर कोई विधायक उसमें संशोधन करना चाहे तो वो संशोधन प्रस्ताव दे सकता है। संशोधन इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके पक्ष में मतदान हुआ है या नहीं। संशोधन इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने सदस्य उस संशोधन के पक्ष में है या विपक्ष में है। संशोधन मतदान के द्वारा
संशोधन पर निर्णय मतदान के द्वारा लिया जाता है। तो खंडवार चर्चा का मतलब है उस विधेयक के एक एक लाइन पर चर्चा होती है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये जो चरण है द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण चरण होती है। इसमें इस पर विस्तृत रूप से चर्चा होती है जिसको खंडवार चर्चा बोलते हैं। और खंडवार चर्चा के दौरान विधेयक से कुछ चीज हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन वो मतदान के द्वारा। और मतदान कैसे होगा? सामान्य बहुमत से होता है। मतदान कैसे होता है? सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत का मतलब है जितने सदस्य विधानसभा में उपस्थित हैं उतने का बहुमत। जैसे विधानसभा में राजस्थान में 200 सदस्य हैं, लेकिन किसी दिन किसी विधेयक को प्रस्तुत किया जा रहा है, उस पर वाचन चल रहा है और 80 सदस्य ही उपस्थित हैं, तो उसमें कोई संशोधन होगा तो वो किस बहुमत से होगा? 80 का सामान्य बहुमत होगा। और 80 का सामान्य बहुमत कितना होगा? 40 + 1 यानी 41 सदस्य उसके पक्ष में मतदान करते हैं तो संशोधन हो जाते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। तो उपस्थित सदस्यों का जो बहुमत होता है वो सामान्य बहुमत होता है। ठीक है। और खंडवार चर्चा करने के बाद में उस विधेयक पर मतदान होता है संशोधनों के लिए कि कौन से संशोधन को उसमें शामिल किया जाए, कौन सा नहीं किया जाए, और विधेयक को अंतिम रूप दे दिया जाता है। ये होता है द्वितीय वाचन। अब आता है तृतीय वाचन। हम यहाँ पे एक ही सदन की बात कर रहे हैं, विधानसभा में ये 3 चरण चलते हैं। फिर तृतीय वाचन में क्या होता है? तृतीय वाचन में सिर्फ वोटिंग होती है। और वोटिंग किस बात को लेकर होती है? कि विधेयक को पारित किया जाए या नहीं किया जाए। विधेयक को पारित करने और नहीं करने पर, करने या नहीं करने पर वोटिंग होती है। तृतीय वाचन में कोई उसमें चर्चा नहीं होती, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ विधेयक को पारित करना है या नहीं करना है। विधेयक के पक्ष में वोटिंग हो जाती है तो विधेयक पारित हो जाता है, यानी संपूर्ण विधेयक पर। और विधेयक के विपक्ष में वोट होती है तो विधेयक वहीं गिर जाता है। सिर्फ यहाँ पे सामान्य बहुमत से वोटिंग होती है, सामान्य बहुमत से यही वोटिंग होती है। और विधेयक पर यहाँ कोई चर्चा नहीं होगी, न कोई उसमें संशोधन होगा, सिर्फ विधेयक को पारित करने नहीं करने पर चर्चा होती है। तो ये तृतीय सदन में प्रक्रिया चलती है। अब देखने में तो ये प्रक्रिया कठिन लगती है, लेकिन कई बार 5 मिनट में ये सारी प्रक्रिया निपट जाती है। इसलिए ये एक सदन में ये प्रक्रिया होती है। दूसरे सदन में भी किसी विधेयक पर ये 3 चरण होते हैं। यहाँ पर जैसे हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो अगर विधान परिषद में जाएगा विधेयक तो भी वहां भी ये 3 चरण ही होते हैं, सेम टू सेम प्रक्रिया होती है। तो अब मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि राजस्थान में विधानसभा ही है और विधानसभा में ये विधेयक पारित हो गया। अब राजस्थान में विधान परिषद तो है नहीं, तो यहाँ एक पारित होने के बाद में जो विधि निर्माण का प्रस्ताव मंत्रिमंडल में आया था, ये यहाँ पारित हो गया। पारित होने के बाद में कहाँ जाएगा ये? भाई राजस्थान में तो द्वितीय सदन है नहीं, इसलिए एक बार इसको हटा देते हैं। देखो, तो यहाँ से पारित होने के बाद में राज्यपाल के पास जाएगा, और राज्यपाल अगर उस पर हस्ताक्षर कर देगा तो वो जो विधि निर्माण का प्रस्ताव आया था, जो विधेयक आया था, वो कानून के रूप में बन जाएगा, विधि बन जाएगा। ठीक है। और राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करता है या उसको रोक देता है, उस पर पुनर्विचार के लिए भेज देता है, या राष्ट्रपति के लिए भी आरक्षित कर सकता है। इसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो राज्यपाल के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो साइन नहीं करे, राष्ट्रपति के लिए भी विचार के लिए वो भेज सकता है। इसको हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। तो ये आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई। विधानसभा से पारित होने के बाद में राज्यपाल के पास जाएगा और साइन होने से वो विधेयक कानून बन जाएगा, जिसको हमने शुरू में देखा था, आपको शुरू में बताया था। ये देखो, ये प्रक्रिया ऐसी चलती है। यहाँ पे 3 वाचन होते हैं, फिर राज्यपाल के पास होता है, राज्यपाल हस्ताक्षर करता है तो कानून बन जाता है। फिर राज्यपाल के पास कई ऑप्शन होते हैं। जब राज्यपाल के पास विधेयक जाता है तो उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं। साइन कर सकता है, नहीं कर सकता है, वापिस विधानसभा के पास भेज सकता है, या फिर वो विधानसभा के पास नहीं भेजकर वो उस बिल को राष्ट्रपति के पास भी आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति के साइन करने के लिए भी भेज सकता है। इनको हम आगे देखेंगे। तो ये तो हो गई विधानसभा की प्रक्रिया। अब यहाँ पे अगर किसी राज्य में दूसरा सदन है तो दूसरे सदन में भी विधेयक जाएगा और दूसरा सदन भी उसको पारित कर देगा, तो फिर वो राज्यपाल के पास जाएगा,
राज्यपाल साइन कर देगा या राष्ट्रपति के पास भेज देगा। ये सेम टू सेम प्रक्रिया दूसरे चरण यानी विधान परिषद में होती है। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि विधानसभा ने तो पारित कर दिया, लेकिन जो दूसरा सदन है विधान परिषद, वो इसको अगर पारित नहीं करता है तो क्या होता है। भाई विधान परिषद भी पारित करता है, भाई विधानसभा ने पारित कर दिया, विधान परिषद भी पारित कर देती है, फिर राज्यपाल साइन कर देगा तो कानून बन जाएगा। अब मान लीजिए दूसरा सदन है विधान परिषद, ये इसको पारित नहीं करता है तो क्या होता है। तो देखिए क्या होता है। अब मान लीजिए कोई विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद में विधान परिषद के पास आता है, द्वितीय सदन के पास आता है, तो अनुच्छेद 197 में यह प्रावधान दिया गया कि तब क्या होता है। भाई जो विधि निर्माण की सारी प्रक्रिया, उसमें 4 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। एक तो अनुच्छेद 196, 197, 200 और 201। तो 201 तो ये हो गया, 200 ये हो गया, 197 का ये हुआ, और 196 वाला जो सामान्य विधेयक होता है उसमें वो किसी भी सदन में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 196 में ये कहा गया है कि सामान्य विधेयक को किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये 4 जो अनुच्छेद हैं वो विधि निर्माण से संबंधित हैं। तो अब देखो, मान लीजिए कोई विधेयक विधान परिषद में आता है, तो विधान परिषद के पास क्या ऑप्शन रहते हैं। देखो, या तो विधान परिषद उस विधेयक को अस्वीकृत कर दे, अस्वीकृत कर सकती है, या 3 महीने तक कोई कार्यवाही नहीं करे, 3 महीने तक कार्यवाही नहीं करे, या फिर विधान परिषद उसमें कोई ऐसा संशोधन कर दे, ऐसा संशोधन कर दे जिसको विधानसभा स्वीकार नहीं करे, जिसको विधानसभा स्वीकार नहीं करे, स्वीकार नहीं करे। ये 3 काम विधानसभा कर सकती है। यानी विधानसभा से वो 3 महीने के अंदर विधेयक पारित नहीं होता है, या विधान परिषद उसको ऐसा संशोधन कर दे जिसे विधानसभा स्वीकार नहीं करे, या विधान परिषद उस विधेयक को अस्वीकार कर देता है, तो क्या होता है, तो वो विधेयक वापस विधानसभा के द्वारा पारित करवाया जाता है। अगर विधानसभा में ये कार्यवाही होती है, 3 महीने तक कोई कार्यवाही नहीं होती, तो वो विधेयक पुनः विधानसभा के द्वारा पारित करवाया जाएगा। पुनः विधानसभा उसको क्या करवाएगी, पारित करवाएगी, और पारित करवा के कहाँ भेजेगी, पुनः वो विधान परिषद में भेजेगी, वापिस विधान परिषद को भेजेगी। तो विधान परिषद क्या कर सकती है, पहला ऑप्शन है कि अस्वीकार कर दे, या फिर 1 महीने तक कोई कार्यवाही नहीं करे, 1 महीने तक कार्यवाही नहीं करे, या फिर उसमें ऐसा कोई संशोधन कर दे जो विधानसभा स्वीकार नहीं करे। ये 3 ऑप्शन अपना सकती है। तो फिर क्या होता है, भाई विधानसभा विधान परिषद पारित भी नहीं कर रही है, 1 महीना गुजर गया, कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, या कोई ऐसा संशोधन कर रही है जिसे विधानसभा स्वीकार नहीं कर रही, तो क्या ऑप्शन होगा, तो वो विधेयक उस रूप में पारित माना जाएगा जो विधानसभा ने दोबारा यहाँ पे पारित किया है। उस रूप में पारित होकर वो विधेयक कहाँ चला जाएगा, राज्यपाल के पास चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सामान्य विधेयक को विधान परिषद सिर्फ 4 महीने रोक सकती है, सिर्फ क्या कर सकती है, 4 महीने रोक सकती है। इससे ज्यादा विधान परिषद के पास कोई शक्ति नहीं होगी। पहली बार 3 महीने रोक सकती है, दूसरी बार 1 महीने रोक सकती है। इसके अलावा विधान परिषद के पास सामान्य विधेयक के मामले में कोई शक्ति नहीं है। विधानसभा अगर रोकती है उसको, विधान परिषद अगर विधेयक को अस्वीकार करती है या रोकती है, तो उस रूप में वो विधेयक पारित माना जाता है जिस रूप में दोबारा विधानसभा ने पारित किया है। और वो पारित होके बाद में कहाँ चला जाएगा, राज्यपाल के पास चला जाएगा। राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत उस पर 4 ऑप्शन होते हैं। भाई जब विधानसभा और विधान परिषद से कोई विधेयक पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है, तो अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन हैं। तो 4 कौन कौन से ऑप्शन है, देखो। राज्यपाल उस विधेयक पर क्या कर सकता है, या तो
वो हस्ताक्षर कर देगा या फिर मना कर देगा, या फिर पुनर्विचार के लिए भेज देगा, या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देगा। तो देखो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल क्या कर सकता है? राज्यपाल घोषित करेगा, राज्यपाल क्या करेगा? घोषित करेगा। किसके बारे में घोषित करेगा? कि वो अनुमति देता है, अनुमति देता है तो देने की घोषणा करेगा, अनुमति रोकता है तो रोकने की घोषणा करेगा, है ना, रोकता है तो रोकने की घोषणा करेगा, या फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और पुनर्विचार के लिए किसको लौटाएगा? राज्य की विधानसभा को लौटाएगा, विधानसभा को लौटाएगा। और विधानसभा अगर पुनर्विचार करने के बाद में वापस राज्यपाल के भेज देती है, विधानसभा पुनर्विचार के बाद में वापस राज्यपाल के पास भेजती है, तो फिर राज्यपाल के लिए उस विधेयक पर हस्ताक्षर करना बाध्यकारी हो जाएगा। फिर राज्यपाल उसके लिए हस्ताक्षर करना क्या हो जाएगा? बाध्यकारी हो जाएगा। भाई राज्यपाल के द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाता है और विधानसभा पुनर्विचार करके पुनः राज्यपाल के पास भेज देगी, तो राज्यपाल फिर हस्ताक्षर करने के लिए क्या हो जाएगा? बाध्य हो जाएगा, वो दोबारा उसको और चौथा ऑप्शन क्या होता है राज्यपाल के पास? चौथा ऑप्शन होता है वो विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है। तो जब कोई विधेयक विधानसभा विधान परिषद से पारित होकर राज्यपाल के पास जाएगा अनुच्छेद 200 के तहत, तो राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन है। वो अनुमति देगा तो वो विधेयक क्या बन जाएगा? विधि या अधिनियम बन जाएगा। अनुमति रोक लेगा तो वो विधेयक खत्म हो जाएगा वहीं, या फिर वो पुनर्विचार के लिए भेजेगा तो विधानसभा पुनर्विचार करके वापस भेजेगी तो उसको हस्ताक्षर करना बाध्य है, या फिर राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है। अब विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार कब करेगा? विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कब करेगा? किसी विधेयक को राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कब किया जाएगा? जब विधेयक के द्वारा उच्च न्यायालय की शक्तियां कम हो, कोई ऐसा विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता हो, उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता हो। अगर कोई ऐसा विधेयक विधानसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने वाला हो, तो राज्यपाल उसको क्या करेगा? राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देगा। तो ये चारों बातें कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 200 में दी गई है। और राज्यपाल इस पर एक स्टेप और उठा सकता है। राज्यपाल के लिए हस्ताक्षर करने के लिए, नहीं करने के लिए, पुनर्विचार के लिए, आरक्षित करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, समय की कोई बाध्यता नहीं है। तो राज्यपाल विधेयक को अपने पास भी पड़ा रख सकता है, उसको कोई नहीं पूछता कि विधेयक पर साइन कब करोगे, अभी तक क्यों नहीं किए, क्योंकि कोई टाइम निर्धारित नहीं किया गया है। तो ये राज्यपाल के पास ऑप्शन होते हैं। अब मान लीजिए राज्यपाल ने किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया अनुच्छेद 200 के तहत, तो वो विधेयक कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास उस विधेयक पर क्या ऑप्शन है, उनके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 201 में दिए हुए हैं। आपको अनुच्छेद 200 में क्या चीजें हैं, 201 में क्या चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए। दोनों अलग अलग बातें दी गई हैं। 200 में तो राज्यपाल के पास जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं, और 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति उस विधेयक पर क्या करेगा वो बातें दी गई हैं। और राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद के तहत विधेयक आरक्षित किया जाता है? अनुच्छेद 200 के तहत किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए राष्ट्रपति के पास उस विधेयक पर क्या ऑप्शन होंगे जब वो विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करता है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा उस विधेयक पर? तो राष्ट्रपति के पास भी 2-3 ऑप्शन होते हैं।
तीन ऑप्शन होते हैं। एक तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वो विधेयक पर अनुमति देता है, या फिर अनुमति रोकता है, या फिर वो विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। पुनर्विचार के लिए किसके पास भेजेगा? विधानसभा के पास। और जब ऐसा विधेयक पुनर्विचार के लिए विधानसभा के पास आएगा तो विधानसभा को 6 महीने के अंदर अंदर उस पर पुनर्विचार करना होगा। 6 माह के अंदर उसको पुनर्विचार करने के बाद में वापस राष्ट्रपति के पास भेज देती है। तो राष्ट्रपति फिर पुनर्विचार के बाद में उस पर हस्ताक्षर करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। तो जब अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास उस विधेयक पर क्या ऑप्शन होते हैं, उनके बारे में अनुच्छेद 201 में दिए गए हैं। और 3 ऑप्शन होते हैं। या तो अनुमति देगा तो वो विधि बन जाएगा, वो विधेयक क्या बन जाएगा? विधि बन जाएगा। रोक लेगा तो समाप्त हो जाएगा। पुनर्विचार के लिए भेजेगा तो पुनर्विचार विधानसभा करेगी 6 माह के अंदर अंदर, और 6 माह के अंदर पुनर्विचार करने के बाद में वापस राष्ट्रपति को भेज देगी। तो इसके बाद में राष्ट्रपति क्या करेगा, इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है कि साइन करेगा नहीं करेगा, कोई संविधान में प्रावधान नहीं दिए गए हैं। तो इस प्रकार किसी विधेयक पर विधि निर्माण की प्रक्रिया चलती है। अब इसमें एक बात और है, ये हमने जो बात कही है वो तो सारी पहले हमने अब इसमें एक बात और है महत्वपूर्ण, ये जो हमने प्रक्रिया बताई है इसमें तो हमने कहा कि भाई पहले अगर विधानसभा में कोई विधेयक आता है उसकी बताई है। अब मान लीजिए पहले विधेयक विधान परिषद में आता है, विधेयक अगर पहले किस में आ जाता है, विधान परिषद में अगर पहले विधेयक आता है और उसके बाद में वो विधानसभा में जाता है पारित होने के बाद में, और विधानसभा उस विधेयक को अस्वीकार कर दे तो क्या होगा? भाई अभी हमने जो प्रक्रिया बताई है वो तो पहले विधानसभा में आया फिर विधान परिषद के पास जाएगा, उसकी बताई है। अब मान लीजिए एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि विधेयक पहले विधान परिषद में आ सकता है और विधान परिषद में पारित होने के बाद में विधानसभा के पास आएगा और विधानसभा उस विधेयक को अस्वीकार कर दे, विधानसभा उस विधेयक को अस्वीकार कर देगी तो फिर क्या हो जाएगा? वो विधेयक समाप्त हो जाएगा। वही विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अगर पहले विधान परिषद में आता है फिर विधानसभा के पास आता है, विधानसभा उसको अस्वीकार कर देगी तो जो विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर पहले विधानसभा में आता है फिर विधान परिषद के पास जाता है और विधान परिषद उसको अस्वीकार करती है तो वो विधेयक उस रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में विधानसभा ने पारित किया है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। तो विधि निर्माण से संबंधित ये 4 अनुच्छेद 196, 197, 200 का यहाँ पे राज्यपाल का मामला है, 201 का राष्ट्रपति वाला है, 197 में विधान परिषद के पास क्या शक्तियां हैं और 196 में ये कहा गया है कि कोई सामान्य विधेयक किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये सारी विधि निर्माण की प्रक्रिया है।